तुम ही नहीं पीनी इस कप में चाय तो मत पियो, लेकिन दूसरों को तो मत रोको कम से कम। अरे अच्छी खासी बैठी थी, तुम दोनों की बकबक से सिर दर्द होने लग गया मेरा। अब चली जाओ यहाँ से, शांति से चाय पीने दो मुझे। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन बाद दोनों बहुएं शॉपिंग करके घर लौटती हैं। ले संजय, आ गई तेरी भाभी मेरे पैसे उड़ाकर। हाँ, तो मेरे पैसे कौन से सुरक्षित है? इसने भी भाभी को कंपटीशन देने में पैसों का नुकसान ही किया होगा। आप दोनों चाहे जितने ताने दे लीजिए, लेकिन हमें खर्चा करने से रोक नहीं सकते। हाँ तो ये बता कि पैसे खर्च करके क्या खास लाई हो तुम दोनों? माँ जी अब की ना अपने मुद्दे की बात ये देखिए, मैंने पूरे 5,000 में ये स्टाइलिश और ट्रेंडी साड़ी ली है। रिया साड़ी निकाल कर रजनी को दिखाने लगती है, तो वहीं आशा भी अपनी लाई हुई साड़ी रजनी को दिखाकर कहती है, माँ जी उसे छोड़िए, आप ये देखिए बिल्कुल रॉयल और क्लासिक फैशन की साड़ी। आपको पता है कि इसकी खास बात ये है कि इसे चाहे आप पहनो या मैं, दोनों पर ही परफेक्ट खिलेगी। सच में बहू ये तो बहुत अच्छी है। अरे क्या खाक अच्छा है, भला एक स्टाइल की साड़ी 2 उम्र के लोगों पर कैसी अच्छी लग सकती है। मुझे तुमसे ज्यादा फैशन की समझ है, तुम्हारी तरह स्टाइलिश दिखने के चक्कर में मैं खरीदारी नहीं करती। ये जो तुमने साड़ी ली है ना, 2 बार से ज्यादा पहन नहीं पाओगी इसे। जेठानी जी मुझे फैशन की सलाह आप ना ही दें तो अच्छा है। अब लगता है इनकी बहस तो लंबी चलेगी। हाँ भैया चलिए हम थोड़ा टहल कर आते हैं, इनका इलाज तो माँ ही करेंगी। इतना कहकर दोनों भाई वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और सास दोनों बहुओं का मुंह बंद करती है। जब फैशन का इतना ज्ञान भरा पड़ा है दिमाग में, तो दोनों फैशन डिजाइनर क्यों नहीं बन गई? शादी करके यहाँ आ गई मेरा दिमाग खाने, इससे पहले कि मैं अपना सर नोचने लगूं। जाकर रसोई संभालो चलो। ठीक है माँ जी। सास की डांट सुनकर दोनों बहुएं चुपचाप कमरे में चली जाती है। अब आए दिन दोनों देवरानी जेठानी में अपने फैशन को लेकर ऐसे ही मनमुटाव होता रहता है। और एक रोज जब दोनों बहुएं खाना परोसते समय उन्हें सास ससुर दिखाई नहीं देते हैं, तब ये माँ जी पापा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? हाँ भाभी, वो अगले हफ्ते माँ पापा की शादी की सालगिरह है ना, तो उसके फंक्शन के लिए माँ पापा को मनाने के लिए आइसक्रीम खिलाने लेकर गए हैं। अरे वाह, पापा जी तो बहुत रोमांटिक है, कुछ सीखो उनसे। अच्छा, जब माँ जी की शादी की सालगिरह का फंक्शन है तो पार्टी शानदार होगी। पार्टी का बाद में सोचना, पहले खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। उसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं और सालगिरह के फंक्शन के बारे बातें करते हैं। और ऐसे ही एक दोनों देवरानी जेठानी उस दिन पहनने के लिए कपड़ों के बारे में बात करती है। हमारा ये ससुराल में पहला फंक्शन होगा, तो हमें कुछ हटके, कुछ अनोखा पहनना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, ये माँ जी का खास दिन है, उन्हें ही अच्छे से तैयार होना चाहिए। जेठानी जी हम भी तो माँ जी की बहुएं हैं, तो माँ जी के बाद तो हम ही पार्टी में सबसे बेहतर दिखनी चाहिए ना। हाँ तो फिर चलते हैं शॉपिंग करने। इस बार साड़ी नहीं, अच्छा सा सूट या लहंगा खरीदेंगे। जेठानी जी ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। दोनों देवरानी जेठानी ऐसे बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर उनकी सास हाथ में एक बैग लिए आती है। तो दोनों बहुओं की नजर उसी बैग पर होती है। तो सास कहती है, अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो, तुम्हें मारने के लिए बम नहीं लाई हूँ इसमें। हाँ तो माँ जी क्या है इसमें? इसमें पुश्तैनी लहंगा है जो मैं तुम दोनों को देने के लिए लाई हूँ। देखो वैसे तो लहंगा थोड़ा पुराना है, लेकिन पुश्तैनी है और तुम दोनों का ससुराल में पहला फंक्शन है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम में से कोई भी ये लहंगा पहनेगा। तो वैसे माँ जी हम दोनों सोच ही रहे थे कि फंक्शन में क्या पहने, तभी आप आ गई। हाँ तो अब देख लेना कि ये लहंगा किसको पहनना है, और हाँ हर बार की तरह लड़ने मत लगना। सास वो बैग देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर दोनों बहुएं जल्दी से लहंगे को देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये पुश्तैनी लहंगा मुझे बाबा आदम के जमाने का क्यों लग रहा है? अरे धीरे बोलो, माँ जी ने सुन लिया तो गुस्से में तिलमिलाती हुई यहाँ आ जाएंगी। हाँ तो और क्या कहूँ, इस बरसों पुराने लहंगे के लिए हम दोनों लड़ेंगे? कभी नहीं। अरे इतना भी खराब फैशन सेंस नहीं है हमारा। कह तो सही रही हो, लेकिन माँ जी ने बहुत प्यार से ये पुश्तैनी लहंगा हमें पहनने को दिया है। अगर हम में से कोई नहीं पहनेगा इसे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा।
जेठानी जी क्या हो गया है आपको? अरे इसे पहनकर फंक्शन में मुझे अपनी जगह साई नहीं करवानी। इसे वापस बैग में डालो और रख दो कोने में। कुछ भी बोल रही हो तुम। एक काम करते हैं, दोनों इसे एक बार पहनकर देखते हैं, क्या पता पहनने के बाद ही अच्छा लगे। बहुत खराब आइडिया है जेठानी जी। अरे ये देखने में ही इतना बकवास लग रहा है। अगर हमने पहन लिया तो किसी बंजारन से कम नहीं लगेंगे। अरे मुझे नमूना बनने का कोई शौक नहीं है। उसके बाद वो बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद जेठानी उस लहंगे को अपने ऊपर रखकर ट्राई करती है, जिसके बाद उसका भी मन खराब हो जाता है। और कुछ टाइम बाद देवरानी अपने लिए डिजाइनर से लहंगा तैयार करवाती है, तो वहीं जेठानी उस पुराने लहंगे को ड्राई क्लीन करवाती है और फिर उस लहंगे को खुद अच्छे से कारीगरी करके उसे पहनने लायक बनाती है। उसके बाद पार्टी वाले दिन दोनों सास ससुर अच्छे से तैयार होकर आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद देवरानी भी स्टाइलिश बैग लेस ड्रेस पहने पार्टी में आती है, जहां सभी मेहमान उसके बारे में बातें करने लगते हैं। मैं कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही हूँ, तभी सब इस तरह देख रहे हैं। वैसे सभी आ गए हैं, जेठानी जी कहाँ रह गई हैं? इतना कहकर देवरानी जेठानी को देखने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जेठानी पुस्तैनी लहंगा पहने बाहर आती है, जिसे देख सभी की नजर उस पर ही ठीक जाती है, क्योंकि उस लहंगे को जेठानी ने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया था और एकदम नए जैसा लग रहा। अरे वाह बहू, ये लहंगा तो तुझ पर बहुत जच रहा है। बिल्कुल, ये तो लग ही नहीं रहा कि इतना पुराना पुश्तैनी लहंगा है। माँ जी, पापा जी, मैंने तो बस इस पुश्तैनी लहंगे को अपने हिसाब से पहना है। सही कहते हैं कि दुनिया में भांति भांति प्रकार के लोग हैं। जब रजनी की बहुओं को ही देख लो, बड़ी बहू कितनी सुंदर लग रही है पुश्तैनी लहंगे में। पुश्तैनी लहंगा है ऐसा तो लग ही नहीं रहा है। और वही छोटी बहू को देख लो, ऐसा लहंगा पहनकर घूम रही जिसमें आधे से ज्यादा बदन दिख रहा है। वही तो, इससे अच्छा तो साड़ी पहन लेती। अरे जो पहने, हमें क्या करना। सभी मेहमानों की बात सुनकर बेचारी का मुंह उतर जाता है। तभी जेठानी अपनी देवरानी को ऐसे उसे साइड में ले जाती है। तब मैंने मन से इतना महंगा स्टाइलिश लहंगा बनवाया, लेकिन ये सब सुनने को मिला। इससे अच्छा तो मैं पुश्तैनी लहंगा ही पहन लेती। अरे इस तरह उदास नहीं होते, तुम चलो मेरे साथ। उसके बाद जेठानी देवरानी को कमरे में ले जाती है और उसे अपना एक सुंदर सा लहंगा पहनाती है, जिसके बाद दोनों अच्छे से तैयार होकर बाहर आते हैं। अब सभी मेहमान दोनों बहुओं की तारीफ करते हैं। उसके बाद सास ससुर केक काटते हैं और सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। इसके बाद देवरानी को अपनी गलती समझ आ गई थी और अब सब ठीक हो गया था। रामपुर नाम के एक गांव में सुनीता नाम की गरीब औरत थी। उसकी 3 ननंदे थीं, जिनकी शादी होने वाली थी। अरे नेहा, कविता, शीला, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है और तुम तीनों ऐसे उदास होकर बैठ गई। भाभी कैसी खुशी, हम तीनों की शादी एक साथ है। आप इतना सब कुछ अकेले कैसे करेंगी? अरे तुम तीनों बेकार ही टेंशन ले रही हो। अभी तुम तीनों की शादी को पूरा 1 साल है और लड़के वाले भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए तुम सब फिक्र मत करो। अब सुनीता अपनी तीनों ननद को तो समझा देती है, पर खुद को बहुत टेंशन हो जाती है। अब जब तीनों ननद सो जाती है, तब उसके बाद उनकी भाभी शादी का हिसाब जोड़ने बैठ जाती है। लड़के वालों को दहेज नहीं देना, पर बाराती का खर्चा, खाने का इंतजाम, तीनों नंद के लिए शादी की शॉपिंग, शादी का सामान, चूड़ी, लहंगा, कपड़े, मेकअप, इन सबको लेने में और शादी के बाकी खर्चों को पूरा करने पूरा 1 लाख लग जाएगा। और मेरे पास तो अभी सिर्फ 5,000 है। इसका मतलब 95,000 मुझे अब भी जोड़ने हैं। सुनीता अब शादी का पूरा हिसाब करके सो जाती है और अगले दिन सवेरे जल्दी उठकर वो जहाँ काम करती थी वहाँ पर जाती है और हिसाब करती है। मालकिन, मेरी तीनों नंद की शादी है, मुझे उसके लिए पैसे जोड़ने हैं, इसलिए कल से मैं 8 बजे बगल वाले के घर में बर्तन धोने के लिए जा रही हूँ। 1 घंटे में मेरे घर का काम कर लोगी? हाँ मालकिन, मैं सब कर लूंगी। अच्छा ठीक है, कर दोगी तो फिर चली जाना, मुझे क्या। इस प्रकार वो गरीब सुबह से शाम कई घरों में काम करती है और फिर शाम को घर पर जाकर सिलाई करने लगती है। अरे पूजा बहू, मेरा ब्लाउज तैयार हुआ या नहीं? हाँ आंटी जी, हो गया।
अच्छा, अब मैं ब्लाउज के साथ सूट और लहंगा भी बना रही हूँ, अगर किसी को सिलवाना हो तो बता दीजिएगा। क्या बात है, अब तू इतनी सारी सिलाई करेगी, पहले तो नहीं करती थी। वो आंटी जी, कुछ महीनों बाद मेरी तीनों नंद की शादी है, उन्हीं की शादी के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। भाभी हो तो तेरे जैसी हो, जो अपनी तीनों नंद की शादी के लिए दिन रात एक कर रही है। और उस निकम्मे रवि को देखो, उसे तो अपनी तीनों बहनों की शादी की जरा भी चिंता नहीं है, तो अपने पति को कुछ कहती क्यों नहीं है? क्या ही बोलूं उनसे आंटी जी, मैंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी है। अब तो वो घर भी बहुत कमाते हैं, अब तो मुझे ही सब करना है। जब से पूजा गरीब की तीनों भाभी नंद का की रिश्ता ननदों की लगा था, शादी का तब तक दिन पूजा दोगुनी पास मेहनत आता जा कर रहा रही था। अब वैसे पूजा वैसे दोपहर से सुनीता शाम दोगुनी सिलाई मेहनत कर करके रही थी। शाम के 6 वो बजे सारा एक दिन फैक्ट्री में सिलाई जाती करके है, जहाँ वो मशीन फैक्ट्री पर में भी बैठकर जाकर कुछ काम कपड़ों की करने कटिंग लगती है। करती है और रात को और 9 बजे घर फिर आती है। रात को घर आती है। भाभी, आप हम तीनों की शादी के लिए कितनी मेहनत कर रही हैं, एक एक पैसे जोड़ रही हैं। हाँ भाभी, हमें अच्छा नहीं लग रहा, आप हमारी वजह से अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रही हैं, आराम करना तो आप भूल ही गई हैं। शीला, कविता, नेहा, फिर तुम तीनों वही बातें लेकर बैठ गई हो। अरे तुम तीनों मेरी जिम्मेदारियां हो, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारी शादी करनी ही है, और मैं ये सब कुछ अपनी खुशी से कर रही हूँ। इतना बोलकर अब भाभी अपनी तीनों ननद के साथ खाना खाने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद उसका पति नशे की हालत में घर आता है। आजकल तुम ज्यादा ही पैसे कमा रही हो, क्या 3-4 हजार रुपए दे सकती हो मुझे? क्या करोगे 3-4 हजार रुपए का? खुद तो काम करते नहीं हो, तीनों बहन की शादी सर पर आ रखी है, और तुम हो कि मेरी कमाई उड़ाने में लगे पड़े हो। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। भाभी अब आपको 1 रुपए नहीं देंगी, अब आपको खुद काम करना होगा। क्या बात है, तीनों नंद भाभी में बहुत प्यार है। जब मैं पैसे जीत कर लाता हूँ तब तो मैं से कोई नहीं बोलता कि भैया ने हमें पैसे दिए। कौन से पैसे की बात कर रहे हो भैया आप? जब आप जुए में 10,000 रुपए हारते हो तब कभी 1,000 रुपए जीतते हो, और वो भी आप हमें देकर हमसे वापस ले भी लेते हो। मुझे शर्म आती है आपको अपना भैया बोलते हुए। इतना बोलकर वो खाना छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर सुनीता और उसकी नंदों को बहुत बुरा लगता है। क्या करूं मैं इनका, शादी को अब बस 1 महीना रह रहा है और इन्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। भाभी आप रहने दो, भैया से कोई उम्मीद मत रखो। मैं तो कहती हूँ कि सारे पैसे छुपा कर रख लो, वरना भैया ये पैसे भी जुए में उड़ा देंगे। अब सुनीता ननद की बात सुनकर सारे पैसे छुपा देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनीता के काम के पैसे आ जाते हैं और वो बहुत खुश होती है और अपनी ननदों के साथ बैठकर पैसे गिनने लगती है। मेरे पास 15,000 रुपए हैं और तुम तीनों के पास? मेरे पास 25,000 रुपए हैं भाभी, मैंने भी ये पैसे गिन लिए हैं, पूरे 25,000 हैं। भाभी मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मैं तो कहती हूँ कि कल से शादी की शॉपिंग शुरू कर देते हैं। सही कह रही हो तुम तीनों, शादी का दिन पास आ गया है, टोटल 75,000 रुपए हो चुके हैं, बाकी के पैसे मैं इस महीने जमा कर ही लूंगी। सुनीता अपनी तीनों ननदों के साथ पैसे गिन रही होती है कि वहीं दरवाजे पर खड़ा उसका पति सारी बात सुन लेता है और जल्दी से अंदर जाता है। उसे देखकर सभी लोग पैसे छुपा लेते हैं। ये सब देखकर रवि कहता है, क्या बात है, आज तीनों नंद भाभी एक साथ बैठी हैं। आज तो मुझे 1,000 रुपए मिल सकते हैं, या वो भी नहीं दोगी? माफ करना, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं। भैया हम तीनों से तो कोई उम्मीद भी मत रखना, हम तो खुद ही बेरोजगार हैं। उन सब की बात सुनकर वो गुस्से में बाहर चला जाता है और खुद से कहता है, इतने सारे हाथ में पैसे लेकर बैठी हैं और मुझसे झूठ कह रही हैं कि पैसे नहीं हैं। पर कोई बात नहीं, इन्होंने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, मैं आज रात को ही सारे पैसे चोरी कर लूंगा। ये सब मन में सोचकर अब वो घर से चला जाता है और जब आधी रात को सब सो जाते हैं तो घर पर चुपके से आता है और सारे पैसे चोरी कर लेता है। जब सवेरे सुनीता की आंख खुलती है तो वो हे देखती भगवान। है, मैंने यही तो पैसे रखे थे, कहाँ चले गए सारे पैसे? अब मैं कैसे अपनी तीनों नंद की शादी करूंगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे। कितने अरमान थे मेरे कि मैं अपनी तीनों नंद को अपनी पसंद का लहंगा दिलाऊंगी। अब मैं कैसे अपनी नंद की शादी करूंगी, उनके लिए लहंगा लाऊंगी? भाभी हो ना हो, ये सब कुछ भैया ने ही किया है। कविता तुम इस बारे में नेहा और शीला को कुछ मत बताना, मैं कुछ करती हूँ। ये सब सोचकर सुनीता बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है